तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन 2021 में। तो अगर 2021 में आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और मैंने ये वीडियो ध्यान रख के बनाया है एकदम बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वाली लाइन के बारे में, और अभी तुरंत यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, इस वीडियो में देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसके बारे में कि कैसे प्रोसेस क्या किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है। मैं सिर्फ स्टार्ट करने की विधि बताऊंगा, पूरा डिटेल में प्रोसेस नहीं बताऊंगा। सिर्फ शुरू कैसे करना है मैं आपको वो बता दूंगा, और उसके आगे आप खुद अपना काम कर सकते हो, निकाल सकते हो। और उसके बाद मैं थोड़े से डाउट्स को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही कॉमन डाउट्स आते हैं, और वीडियो का जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो डाउट्स के लिए ही है कि बिगिनर्स को जो डाउट आते हैं उनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको एक पाथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको एक रास्ता सेलेक्ट करना है क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब की है बहुत सारी लाइन है, जैसे कि आप बैंकिंग का रास्ता चुन सकते हैं, आप एसएससी की लाइन में जा सकते हैं, रेलवे की लाइन में, सिविल सर्विसेज, स्टेट एग्जाम्स एक्सेट्रा, डिफेंस वगैरह, और भी बहुत सारा है, इंजीनियरिंग का अलग एग्जाम वगैरह होता है, सबका बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब का पाथ होता है। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो एक लाइन को डिसाइड नहीं करते, वो सोचते हैं मैं इन सब में अपना हाथ मारूंगा। ठीक है, और शुरुआत में ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा खासा वक्त है, यानी कि 2-4 साल आपके पास अभी है, आपका एज खत्म नहीं हो रहा है, आपको कोई फर्दर कमिटमेंट वगैरह नहीं है आपके पास, अगर 2-4 साल, एटलीस्ट 2 साल का भी पूरा अगर आपके पास टाइम है, तो इस तरह से आप मत करिए कि सबके ऊपर आप हाथ पैर मारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आपको एक इसमें से लाइन पकड़ना है और फिर उस लाइन पे अपना हाथ पैर मारना है। और उसके बाद जब आप पूरा अपना कोशिश कर लेते हैं, मान लीजिए कोई बंदा है जो चूज करता है कि वो एसएससी वाली लाइन में जाएगा, तो एसएससी पे जब आप पूरी तरह से कोशिश कर लें और उसके बाद आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट 1-2 दे लें, और उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तब जाकर के आप ये वाला काम करिए कि सबके पीछे पड़ जाइए हाथ धो करके, जब आपका एज वगैरह का लिमिट आ जाए। लेकिन अगर एज वगैरह का प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो आपको एक लाइन चुनना चाहिए और उसके आगे आपको बढ़ना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए लाइन सुनने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल करने चाहिए, जैसे कि क्या आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजों को याद रख सकते हैं। क्या अगर आपका ये टेंडेंसी है, ये आपका नेचर है, तो आपको सिविल सर्विसेज वाली लाइन के ऊपर जाना चाहिए, वहां चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर जनरली रीडिंग जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना लिखना याद करना पड़ता है। अगर आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, अगर आपका कोई ऐसा कंडीशन है, कोई ऐसा चीज हो चुकी है जिसकी वजह से आपको जॉब जो है जल्दी से जल्दी चाहिए, एकदम आप वेट नहीं कर सकते, तो आपको बैंकिंग वाली लाइन को चुनना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जो है एकदम सिंसियर चलते हैं ये लोग, रिजल्ट वगैरह सब कुछ टाइम से देते हैं, और 10 महीना साल भर के अंदर आपके हाथ में जॉब रहेगा, एकदम गारंटेड जॉब रहेगा अगर आप पहली बार में एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन वहीं एसएससी वाली जो लाइन है वहां पर ऐसा नहीं होता। एसएससी वाली लाइन में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, पहली बार में भी अगर आप एग्जाम निकाल लेते तब भी 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको जब आप थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते, आप में पेशेंस नहीं है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग वाली लाइन में और बैंकिंग का तैयारी करना पड़ेगा। बैंकिंग और एसएससी में थोड़ा सा अभी के लिए डिफरेंस है। बैंकिंग और एसएससी रेलवे का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चंस आता है, जबकि बैंकिंग का जो सवाल होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं। तो इसीलिए आपको चुनना चाहिए बैंकिंग का जॉब। ठीक है, क्या आपके पास कुछ टेक्निकल एजुकेशन है या फिर आप उस टेक्निकल वाले फील्ड में इंटरेस्टेड है, उधर जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह का डिग्री है या फिर मेडिकल वगैरह का डिग्री है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ये सब का एग्जाम होता है। आईबीपीएस या एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एक पोस्ट आती है, उसकी तरफ जा सकते हैं। एसएससी रेलवे में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, वो सब में जा सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी है, तो इसमें क्या होगा, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्पिटिशन कम मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाले लोग ही एलिजिबल होते हैं। ठीक, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए और रिलेटिवली बैलेंस्ड वर्क लाइफ चाहिए, ठीक है, ये रिलेटिवली बैलेंस्ड वर्क लाइफ इन सब में से सबसे ज्यादा जो बैलेंस वर्क लाइफ है, मोस्ट ऑफ मतलब सबसे ज्यादा इन सब में से अगर आपको कहीं मिल पाएगा तो वो है एसएससी की टॉप वाली ऊपर वाली पोस्ट में। उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या होता है कि जैसे कि बैंकिंग में काम वगैरह बहुत ज्यादा होता है, काम का प्रेशर ज्यादा होता है, और सैलरी जो है उस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलती। जबकि एसएससी में क्या होता है कि सैलरी भी बढ़िया मिलेगी, आपका रिस्पेक्ट वगैरह भी अच्छा होगा, और आपको बैलेंस वर्क लाइफ भी मिलेगा, यानी कि सुबह जाना शाम को आना, ऐसे वाला अगर आप काम करना चाहते हैं तो एसएससी की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपको पावर चाहिए, अगर आप पावर को क्रेव करते हैं, तो आपको जाना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ या फिर डिफेंस वाली जॉब्स की तरफ, या फिर एसएससी सीजीएल की जो टॉप वाली पोस्ट है उसके तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आप पावर चाहते हैं। अगर आप सैलरी चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी के अंदर अच्छी सैलरी मिलेगी। बैंकिंग वगैरह में 1-2 को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके उतनी अच्छी सैलरी बैंकिंग के अंदर नहीं है, लेकिन एसएससी में और सिविल सर्विसेज में काफी बढ़िया सैलरी मिलती है, ऊपर की पोस्ट में बहुत ही बेहतरीन सैलरी होती है।
अगर आपको होम स्टेट चाहिए, ठीक है, अगर किसी का ये प्रॉब्लम है, स्पेशली ज़्यादातर गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो होम स्टेट से बाहर उनको जाने का अलाउड नहीं होता, तो ऐसे केसेस में आप अपने स्टेट एग्जाम्स के जैसे कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब का जो एसएससी ये सब का एग्जाम होता है, या लोकल एग्जाम्स वो लोग कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ जा सकते हैं, या फिर रेलवे के एग्जाम्स दे सकते हैं। रेलवे एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको अपना रेलवे का बोर्ड चुनना होता है, और जिस बोर्ड में आप सिलेक्टेड होंगे उसी बोर्ड के एरिया में आपका पोस्टिंग होगा, तो इसमें बहुत हाई चांस होते हैं कि आप अपने घर के आसपास आपको मिल सकता है। एसएससी में भी कुछ पोस्ट हैं जहां पर आपको स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, और अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप अपने स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मार्क्स बहुत ज्यादा आपको लाने पड़ेंगे। या फिर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आईबीपीएस का, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि आपका जो है स्टेट में आपको भरा जाता है, यानी कि अगर आप एक स्टेट से भरते हैं, मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश से भरता है, तो उसका जो पोस्टिंग होगा वो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर ही होगा, ठीक है। इस बात का उसको गारंटी होता है, भले उसका कितना ही नंबर आए, अगर वो क्वालिफाई करता है तो मध्य प्रदेश में ही रहेगा। तो अगर आप होम स्टेट चाहते हैं तो ये सब एग्जाम्स की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक। अगर आप ये सब जानने के बाद आपको डिसीजन लेने में तब भी तकलीफ हो रही है, इनमें से आप नहीं समझ पा रहे कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, क्या है नहीं है, अगर आप बिल्कुल तब भी समझ नहीं पाए तो मेरे तरफ से एक एडवाइस ले लीजिए कि अपना जो शुरुआत है वो एसएससी और रेलवे की तरफ से करिए, ठीक है। एसएससी और रेलवे का प्रिपरेशन जो है काफी कुछ मिलता जुलता है, दोनों का क्वेश्चन वगैरह पैटर्न सब बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होता बट बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, तो दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है 2-3 साल अपना अच्छा अटेम्प्ट दीजिए। अगर 2-3 साल में आपका एसएससी रेलवे में हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वर्क लाइफ बहुत ही अच्छा होता है, प्रमोशन वगैरह भी अच्छा होता है। और अगर 2-3 साल के बाद आप पूरा कोशिश किए लेकिन फिर भी आपका एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम में नहीं हो, अब एसएससी का सिर्फ सीजीएल का एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। और 2-3 साल अगर आपका नहीं होता है फिर आपको स्विच करना चाहिए बैंकिंग और बाकी सब एग्जाम्स की तरफ, ठीक है। बैंकिंग वगैरह के बाद आप 2-3 साल के बाद स्विच कर सकते हैं अगर आपका तब भी नहीं होता है तो, क्योंकि आखिरकार आपको जॉब तो लेनी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो 2-3 साल कोशिश करने के बाद भी अगर आपका नहीं होता तो आपको बैंकिंग की तरफ स्विच कर देना चाहिए, ठीक। अगर आप ये सब क्राइटेरिया को देखने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आपको एसएससी जॉब्स की तरफ जाना है, तो एसएससी जॉब से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप एसएससी का डिसीजन लेते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको आगे बहुत सारा यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग एसएससी के ऊपर फोकस करते हैं, हो सकता है आगे चल के और दूसरे एग्जाम्स के ऊपर भी वीडियो बनाए, ठीक है। तो इतना सब करके आपको एक पाथ डिसाइड कर लेना है, ठीक। कोई एक एग्जाम का पाथ लीजिए और उसके ऊपर आगे बढ़िए। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जिस भी पाथ को, जिस भी एग्जाम्स को आपने चुना है, मान लिया एसएससी को आपने चुना, तो एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, इस तरह कर करके बहुत सारे 3-4 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो उसका क्या करिए, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर आप किसका उठाएंगे, तो मेन जो आपका मेन एग्जाम है, जैसे एसएससी वाली लाइन में मेन एग्जाम होता है सीजीएल, ठीक है। और जैसे उधर बैंकिंग के लाइन में जो मेन एग्जाम होगा वो आईबीपीएस पीओ का होगा या फिर एसबीआई पीओ का होगा, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसका सिलेबस उठाइए, ठीक। दोनों चीज को आप बढ़िया से देखिए, बढ़िया से बिल्कुल एनालाइज करिए, ठीक। एनालाइज करने का, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजनल प्रिपरेशन बिल्कुल मत कीजिए। सीजनल प्रिपरेशन, अब ये क्या चीज होती है आप पूछेंगे, तो देखिए सीजनल प्रिपरेशन उस चीज को कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 महीने के बाद एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी का, ठीक। तो लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। अब एनटीपीसी का एग्जाम गया, उसके 2 महीने के बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आएगा, फिर उसका प्रिपरेशन करेंगे, फिर 15 दिन के बाद सीजीएल का एग्जाम होगा, उसका प्रिपरेशन, फिर 15 दिन तक उसका प्रिपरेशन करेंगे एक्सक्लूसिवली। ऐसे ऐसे करके एग्जाम्स आते रहेंगे और वो इस एग्जाम्स की 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस तरह कर करके एग्जाम्स के बीच में स्विच करते रहेंगे। अभी इसका तैयारी करता हूँ, अभी इसका तैयारी करता हूँ, अभी इसका तैयारी करता हूँ। ये काम आपको नहीं करना, बिगिनर्स को बिल्कुल ये गलती अवॉइड करनी है, ठीक। आपको क्या करना है कि आप जिस पाथ को चुने हैं, आप एसएससी को चुने हैं तो एसएससी को, रेलवे को चुने तो रेलवे को, उस एग्जाम का पहले आपको पूरा प्रिपरेशन कर लेना है और उसके बाद ही आपको एग्जाम्स देना वगैरह शुरू करना है। पहले आप 4 से 6 महीना बिल्कुल उसको टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद आप जो है एग्जाम्स वगैरह ये सीरियसली देना चालू करिए। तो उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट क्या करना है कि स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल जो है उसको जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। और लूसेंट जीके, देखिए ज्यादातर एग्जाम्स में आपको लूसेंट जीके का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है उस एग्जाम से स्पेसिफिक रिलेटेड आपको और बुक्स की जरूरत हो सकता है पड़ जाए, लेकिन लूसेंट जीके जो है जनरल अवेयरनेस का काम हर जगह पड़ता ही है, तो ये बुक आपको काम कर जाएगी। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, ये लगभग हर एग्जाम में आपको हेल्प करी जाएगी। मैं ऐसे बुक बता दे रहा हूँ कि 3-4 बुक आप ले लीजिए, लगभग हर एग्जाम में आपको हेल्प कर जाएगी। आपको 20-30 अलग अलग किताबें खरीदने की जरूरत ना पड़े, 3-4 किताब में आपका काम बिल्कुल चल जाए। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आर एस अग्रवाल की ही आती है, ये आप ले सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ठीक है। इन चारों के अलावा अगर आपको हो सकता है स्विच करना हो, यहाँ पर आप कोई और बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई और लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 बुक आप डिसाइड करते हैं तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप लोग प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं और लेना होगा तो ले भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज लेना होगा अपने एग्जाम्स का स्पेसिफिक, जैसे कि आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो एसएससी के सारे एग्जाम्स का लगभग आजकल कंबाइंड टेस्ट सीरीज आता है, तो वहां से आप कंबाइंड अपना टेस्ट सीरीज वहां पे परचेस करिए। या फिर अगर आप बैंकिंग का लेना चाहते हो तो बैंकिंग का टेस्ट सीरीज आप लेके रखेंगे
थोड़े दिन के बाद प्रिपरेशन आपका शुरू हुआ, 1 महीना आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी लगाना चालू कर देंगे। और करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो है ऑफलाइन मैगजीन आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मैगजीन लेना चाहते हैं तो क्या होगा कि देखिए अफेयर्स क्लाउड का एक ऑनलाइन मैगजीन आता है करंट अफेयर्स का। अगर आप वहां से जाकर के लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग आपको मंथली, वीकली और ईयरली सारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देते हैं और उनका प्राइस बहुत ही कम है। मतलब आप अगर कंपेयर करेंगे तो ऑफलाइन मैगजीन से बहुत बहुत सस्ता पड़ता है। तो वहां से जाकर के आप अफेयर्स क्लाउड का जो है परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ। अगर आप परचेस करते वक्त कूपन कोड लगाते हैं एग्जाम क्लस्टर, कैपिटल में एग्जाम क्लस्टर, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट, ठीक है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वहीं से लीजिए, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का जनरली आपको जरूरत पड़ता ही पड़ता है हर एग्जाम में। चाहे आप कोई भी लाइन चुने, आप एसएससी की चुने, रेलवे की चुने, बैंकिंग की चुने, कहीं भी चुने, करंट अफेयर्स का तो आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए जिन लोगों का इंग्लिश बहुत ही खराब है वो लोग ये काम नहीं करें, ठीक। लेकिन जिनका इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है उससे क्या होगा कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इस तरह का कोई एक न्यूज़पेपर ले करके रखें। उससे क्या होगा कि इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है वो भी आपका स्ट्रांग होता जाएगा, इंग्लिश का ग्रामर वगैरह ये सब पे थोड़ा सा आपका पकड़ अच्छा होगा और करंट अफेयर्स में भी आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, जिनका इंग्लिश बिल्कुल खराब है वो इंग्लिश सीखने के लिए द हिंदू ना लें, क्योंकि ये इंग्लिश सिखाने वाली न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अब इंपॉर्टेंट चीज करना है कि आपने सब जो है स्टडी मटेरियल ये सब अरेंज कर लिया है, आप सब समझ गए हैं, अपना पाथ आपने डिसाइड कर लिया है, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, ये सब के बारे में आपने डिसीजन ले लिया। अब क्या करेंगे, बेसिक्स को अपना प्रिपेयर करिए और कॉन्सेप्ट्स बनाइए हर चैप्टर्स का, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का चैप्टर का 70 से 80% आपको प्रिपरेशन करना है, यानी कि आपको बेसिक बनाने हैं और कॉन्सेप्ट बनाने हैं, और इसके लिए प्रॉपर आपको 4 से 6 महीने का वक्त देना है। बहुत से लोग क्या करेंगे कि 4 महीने से कम में भी हो सकता है 70 से 80% हर चैप्टर का कर लें, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 6 महीने से ज्यादा का भी वक्त लगेगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर इंसान का जो है रीडिंग स्पीड अलग होता है। तो हो सकता है आपको 6 महीने नहीं 8 महीने भी लगे। अगर 8 महीने लगता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर 8 से ज्यादा महीने लग रहे हैं तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 8 महीना मोर देन इनफ हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। उतने में क्या करना है, आपको बस बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रिपेयर करना है और थोड़े बहुत सवाल प्रैक्टिस करने हैं। इस टाइम पर आप उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर बीच में मान लीजिए कोई एग्जाम्स आ जाता है, मान लीजिए कोई एक इंसान है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और बीच में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आता है जिसका फॉर्म उसने ऐसे ही भर दिया था, तो अभी क्या करना है कि एग्जाम को बस ऐसे नहीं देके जाना, उसके लिए कोई प्रिपरेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी। बस वहां एग्जाम हॉल में जाना है, बैठना है और देना है। जितना आपको नॉलेज है इतना पढ़ के जितना भी नॉलेज है वही आपको वहां पर यूज करना है और चुपचाप आ जाना है। उस एग्जाम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है, यानी उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करेंगे, 4 दिन पहले से उसके लिए बैठ नहीं जाएंगे, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि आप हमारे बेसिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, एकदम बेसिक्स क्लियर हो और कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स के एकदम बढ़िया हो, हमारे दिमाग में बैठे हुए हो, सारे नोट्स वगैरह हमें बन रखे हो। जब ये काम आप 4 से 6 महीने या 8 महीने में कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व आपको क्वेश्चंस, हाँ साथ में बिल्कुल क्वेश्चंस भी आपको लगाते रहना है और पेपर अटेम्प्ट करने का एक मेथड आपको डेवलप कर लेना है। वो कैसे डेवलप होगा, तो जो टेस्ट सीरीज आपने खरीदा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपने खरीदा होगा, उस टेस्ट सीरीज को आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। आपका कॉन्सेप्ट देखिए, कितना भी आपका कॉन्सेप्ट जब 40 to 50% जब होने लग जाए उसके बाद ही आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना है, ठीक। टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल वेट नहीं करेंगे और पेपर अटेम्प्ट करने का, एक प्रॉपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। लेकिन नॉलेज सभी के पास होता है, नॉलेज डेवलप कर ही लेता है लोगों को अगर आप टाइम दे दीजिए। लेकिन वो क्या होता है कि पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही से, तो पेपर अटेम्प्ट करने का आपको एक अच्छा मेथड डेवलप कर लेना है। उसके बाद जो आपका मेन एग्जाम है उसको आप सीरियसली देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजीएल आप सीरियसली देंगे या फिर आईबीपीएस पीओ, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं अब जाकर आप सीरियसली देंगे। देखेंगे कि नेक्स्ट आपका कोर एग्जाम में से जो पाथ आपने चुना है उसमें से नेक्स्ट कौन सा एग्जाम आ रहा है, उसका फॉर्म वगैरह भर दिए, अब उसका प्रॉपर एग्जाम आप देंगे। इसके बाद पहले आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट खत्म करने, उसके बाद एग्जाम देना चालू करना है। सीजनल प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सीजनल प्रिपरेशन नहीं करना। उसके बाद सीईटी से रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट आएगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि सीईटी जो है वो क्या होता है कि देखिए अभी बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, तीनों के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं और तीनों का बहुत सारा, उसके एग्जाम्स के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि बैंकिंग के अंदर 3-4 एग्जाम है, एसएससी के अंदर 3-4 एग्जाम है जो एक साथ कंडक्ट करा जाता है एक ही साल में। तो क्या होता है, हर एग्जाम का जो स्टेज 1 या टियर 1 या सीबीटी 1 जो होता है वो एग्जाम अलग अलग एजेंसी अलग अलग करवाती है। लेकिन सीईटी के अंदर क्या होगा कि जो टियर 1 या फिर स्टेज 1 या सीबीटी 1 है सबका, वो एक कॉमन एग्जाम के थ्रू होगा, ठीक। ये कॉमन एग्जाम मान लीजिए कि 100 नंबर का हुआ, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा कि एक कट ऑफ निकाल दी जाएगी कि 100 नंबर में से जिस भी इंसान का 70 मार्क्स के ऊपर है वो एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है, जिसका 75 नंबर से ऊपर है वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए एलिजिबल है, जिसका 80 मार्क्स है वो आईबीपीएस के लिए एलिजिबल है। इस तरह करके आपका कट ऑफ आ जाएगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं रहने वाला है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा टियर 1 के लिए और उसके बाद टियर 2
आगे से पिकअप हो जाएगा। जैसे कि सीजीएल का जो टीयर 2 होता है, टीयर 2 एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी, लेकिन टीयर 1 का क्या होगा, वो सीईटी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का नया पैटर्न आया है। सीईटी के बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना तो यहाँ आई बटन में एक वीडियो और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि सीईटी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। 2021 के लास्ट में या हो सकता है 2022 तक आएगा। अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखा जा रही गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आता भी है तो अच्छा खासा सभी को टाइम दिया जाएगा। अभी एग्जाम पैटर्न वगैरह कुछ भी इसका नोन नहीं है, बस इतना है कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग तीनों को मिला जुला करके खिचड़ी बना करके कोई सिलेबस वगैरह प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसलिए किसी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज या किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी वरी मत करिए। अभी हमें क्या करना है, 4 से 6 महीना बिल्कुल इसका तगड़ा प्रिपरेशन करेंगे अपने कोर जॉब का। ठीक, और जब आप मेन प्रिपरेशन यानी कि कोर प्रिपरेशन जो है खत्म कर लेते हैं 4 से 6 महीने में, तो उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे एग्जाम्स का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो देखना चालू करेंगे। जैसे एसएससी वाला जो इंसान है वो थोड़ा सा बैंकिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर सिर्फ देखेगा और मजाक में सॉल्व करेगा। ठीक है, टाइमर वगैरह लगा के सॉल्व नहीं करना, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए कि हाँ कैलकुलेशन ओरिएंटेड अगर सवाल आते हैं तो किस तरह से आते होंगे। बाकी अभी सीईटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, अब देखिए एक जो अब मैं डाउट्स की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके, और डाउट्स में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डाउट जो होता है नए एस्पिरेंट्स के मन में कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है सर, बहुत ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं, इतने ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और पोस्ट होती है इतनी कम, तो हम कैसे, क्या होगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए देखने का नजरिया होता है, अभी मैं थोड़ा सा आपका नजरिया चेंज करना चाहूंगा और तब जाकर के हो सकता है आपका डर थोड़ा सा मैं निकाल पाऊँ आपके मन से। मैं एग्जांपल के लिए सीजीएल का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें आप कोई भी एग्जाम को यहाँ पर फिट कर सकते हैं और डेटा अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। सारा डेटा जो है मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, अगर आप चाहें तो जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। सब कुछ आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आईबीपीएस एसओ भी हो सकता है, आईबीपीएस पीओ भी हो सकता है, रेलवे एनटीपीसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लगभग सेम ट्रेंड देखने को मिलता है। देखिए एसएससी सीजीएल के 2018 के अंदर क्या हुआ था, 25.97 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक, और सिर्फ 11,000 वैकेंसी थी। शुरुआत में तो सिर्फ 9-10 हज़ार वैकेंसी थी, बाद में वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज की गई। तो इसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन रेट क्या बना हमारा, सक्सेस रेट 0.42%। अब यही देख करके लोग डर जाते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा डराने वाला काम करता है वो लोग होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर हमारे गुरुजी लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं बेटा तुम्हारा ना हो पाएगा, इतना कम देखो सक्सेस रेट है, सक्सेस परसेंटेज है, और आप लोग भी इसी को देख करके डरे रहते हैं। ठीक, और यहीं पे होता है कि देखने का नजरिए पे डिपेंड करता है। अब देखिए दूसरे नजरिए से इस चीज को देखते हैं। इतने लोगों ने 25.97 लाख लोगों ने फॉर्म तो भरा था, लेकिन एग्जाम देने गए थे कितने, 8.37 लाख लोग। आप बोलेंगे सर फिर भी यार 8.37 लाख के सामने 11,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तब तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर भी कुछ परसेंट में ही आएगा, बहुत कम आएगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 5 से 6 लाख ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली में एग्जाम देंगे। आप बोलेंगे एक्चुअली में एग्जाम देने का क्या मतलब है, अभी तो इसमें से इतना माइनस हो ही गया। तो देखिए ये जो लोग एग्जाम देने गए हैं, क्या हर एक इंसान वहां पर सीरियसली एग्जाम देने जाता है? बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ पर आपको बोलेंगे कि मैं एग्जाम देने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, मैं प्रोसेस देखने आया हूँ, यहाँ पर कुछ सीरियस प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ के आया हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ के आया हूँ, ऐसे लोग मिलेंगे। तो सिर्फ इसमें से क्या होता है, 5 से 6 लाख लोग ही होते हैं जो एक्चुअली वहां पर एग्जाम देने जाते हैं। बाकी लोग वहां बैठने जाते हैं कंप्यूटर के सामने, देखने जाते हैं कि कंप्यूटर का स्क्रीन कैसे होता है। क्योंकि एसएससी वाले जॉब्स में जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बार चाहे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, बस एज का लिमिट होता है, अटेम्प्ट्स का लिमिट नहीं होता। तो इसी तरह क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं वहां पर एग्जाम में बैठ करके देख लेने के लिए। तो सिर्फ 5 से 6 लाख लोग एक्चुअली एग्जाम दिए। ठीक, यहां तक भी समझ में आया। उसके बाद क्या, उसमें से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 80 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा 200 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से 80 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कट ऑफ होता है इस लास्ट टाइम अगर मुझे याद आ रहा है सीएचएसएल 2000 सीजीएल माफ करिए सीजीएल 2018 में जो कट ऑफ था वो 137 के आसपास गया था। लेकिन यहाँ पर लोग 80 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका किसी और एग्जाम में हो चुका होगा, या फिर उनका एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। अब लोग क्या करते हैं, फाइनल ईयर वाले लोग चले जाते हैं, कट ऑफ डेट देखते ही नहीं है कि उनका डिग्री कब का होना चाहिए, और वो एग्जाम देने चले जाते हैं। तो वो तो ऑलरेडी आउट ऑफ रेस है। ऐसे लोग टीयर 2 के आगे नहीं, मतलब टीयर 1 के आगे टीयर 2 में नहीं बैठेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, और कुछ लोग हमारे एक्चुअल कंपटीशन से बाहर हो गए। तो बचे कितने, 3 से 4 लाख लोग कैंडिडेट है जो टीयर 1 में फाइट करेंगे, बिल्कुल अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 3 से 4 लाख लोग बच गए, ये ध्यान रखिएगा एकदम शिकारी, एकदम शेर किस्म के लोग होते हैं। ये अपना बेस्ट देने आए हैं, एग्जाम में मार काट मचाने आए हैं। तो इनका हमें रिस्पेक्ट करना है, लेकिन डरना नहीं है। रिस्पेक्ट करना है, डरना नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीजीएल 2018 टीयर 1 में इतना था कट ऑफ, और 1,50,396 इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था टीयर 1 में। सक्सेस रेट क्या बनी, 37%।
37% कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो 4 लाख लोग हैं उसमें से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1,50,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो सक्सेस रेट क्या बनी? 37%। यानी कि हर 10 में से 3 बच्चे का टियर 1 तो हो गया। ठीक, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं ये डेटा आपका क्यों मानूं कि सिर्फ इतने ही लोग 3 से 4 लाख लोग ही फाइट करते हैं, मैं मानूंगा कि जो पूरे हैं यहाँ से 5 लाख लोग वो लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसको भी मान लेते हैं। अब तो अगर आप वो भी मान के चलेंगे कि चलिए 6 लाख मान लीजिए कि 6 लाख सीरियस कैंडिडेट थे, तब भी 25% का सिलेक्शन रेट है टियर 1 का सीजीएल में। यानी कि हर 4 में से एक बंदे का तो सिलेक्शन हो गया। यानी कि आपको उन चारों में से लड़ाई करनी है, उसमें से एक आप खुद हैं, यानी कि आपको 3 लोग से लड़ाई करनी है, 3 लोग से लड़ाई करके बस आपको जीतना है। तो बस यहाँ पर ध्यान रखिए, इतना हाई सिलेक्शन रेट है 25%। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए, 50,240 लोग टियर 2 को क्वालिफाई करेंगे। टियर 1 के बाद टियर 2 होता है। उसमें सक्सेस रेट क्या बनी? 33.41%, क्योंकि इसमें से टियर 1 वाले 1,50,000 में से 50,000 लोग लगभग सिलेक्ट हुए। यानी कि हर 20 में से 6 बंदे का सिलेक्शन हो गया। यानी कि 20 लोग की लड़ाई हो रही है, इसमें से 6 लोग के लिए सीट है। तो ये तो बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन उतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात दिखाई जाती है। उसके बाद अप्रॉक्स 32,000 लोग जो है वो टियर 3 को क्वालिफाई करते हैं। तो वहां पर सक्सेस रेट क्या बनी? 63.69%। यानी कि हर 5 में से 3 बंदे का सिलेक्शन हो गया, समझ लो, हर 5 में से। और इस स्टेज तक अगर आप पहुंच जाते हो तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा कि आप प्रिपरेशन भी उस तरह की करो कि 5 में से 3 अगर सीट है तो आप ले जाओ उसको उठा करके। इतने आगे तक आने के बाद तो कोई पीछे मुड़ करके नहीं देखता। ठीक, उसके बाद लगभग 11,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिल गई इसके बाद। यानी कि यहाँ पर सक्सेस रेट क्या बनी? 34.38%। यानी कि फिर से हर 10 में से 3 बंदे को यहाँ पर जॉब मिल गया। फाइनल अलॉटमेंट के वक्त में थोड़ा सा वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ था, तो हर 10 में से 3 लोग का जो है सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गया, मस्ती में जी रहा है वो लोग। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इसको इस तरह से देखते हो तो थोड़ा सा आपको डर कम होगा। क्योंकि अगर मान लो कि मैं फिर से चला जाता हूँ, अगर आप मानते हो कि ये 25 लाख लोगों से आपका कंपटीशन, तब तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि भाई इतने लोगों तो एग्जाम ही देने नहीं आए थे। चलिए अब मानते हैं कि आप 8.37 लाख लोगों से अपना कंपटीशन कर रहे हो, फिर भी आप नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि इतने लोग, हर इंसान, हर कैंडिडेट इसमें सीरियस नहीं होता, ना वो जॉब लेना चाहता है, ना वो सीरियस है। तो इस सब के साथ अगर आप अपना कंपटीशन कर रहे हो तब तो फिर आप बहुत बड़े भोले इंसान हो, बहुत ज्यादा ही भोले, और इतना भोला इंसान को नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा नजरिया बदलो, इस तरह से देखने की कोशिश करो। इस तरह से देखने से क्या होगा कि सबसे पहली बात, आप जो मानते हो कि कंपटीशन टू हाई है, तो आप कंपटीशन को देखते ही क्यों? आप नंबर्स को क्यों देखते हो? आप देखो कि अगले, आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके अगले स्टेज का क्या कट ऑफ है। आपको कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर ले आने हैं, बस काम खत्म वहीं पर। यानी कि अगर आप सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने देखा 137 का कट ऑफ जाता है, तो इस बार अगर बढ़ेगा भी तो 140 वगैरह जाएगा, तो आप कोशिश करो कि मेरा 145 मार्क्स आ जाए। आप मार्क्स के ऊपर ध्यान लगाओ, अपना सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि 145, 150 इस तरह से मेरे मार्क्स हो टियर 1 में, बस आपको उसके ऊपर ध्यान लगाना है। अब ये बैठ करके देखते रहो कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा, इतने ने ये किया, इतने ने वो किया, तो फालतू का मन में डर बैठा रहेगा। तो हो सकता है आपके दिमाग से थोड़ा सा मैं मन से डर निकाल पाया हूं इसके बाद। नेक्स्ट क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम को हम सीरियसली नहीं पा रहे। अगर एग्जाम को सीरियसली नहीं ले पा रहे हो तो अपने आप को से पूछो कि आप एग्जाम को देना ही क्यों चाहते, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे थे, क्यों स्टार्ट किया था आप लोगों ने। अगर आपको वो रीजन आपका फिक्स है, आपको पता है, तो फिर आप बिल्कुल एग्जाम को सीरियसली लोगे। और अगर नहीं ले रहे हो तो फिर दिक्कत है, आपको अपना रीजन ही नहीं पता कि क्यों करना चाहते हो। तो पहले रीजन पूछो और उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक, बहुत लोग का ये डर होता है कि मैथ्स जरूरत होता है क्या, तो देखिए हर एग्जाम में मैथ्स का जरूरत नहीं होगा। इतने सारे एग्जाम्स के बारे में मैंने बताया, सब में मैथ्स रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल्कुल मैथ्स नहीं लगता, कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लगता है, एक स्टेज में थोड़ा सा लगता है, और बिल्कुल कहीं भी ऐसा मैथ्स नहीं पूछा जाता कि आप ना कर पाओ। अगर 6 महीना 8 महीना का टाइम दे दो तो मैथ्स बिल्कुल, जिसका एकदम वीक था, जो एकदम अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल मैथ्स में बेवकूफ हूँ, वो भी 6-8 महीने में एटलीस्ट 10th लेवल तक का मैथ्स पूछा जाता है सब में, वो भी काम चलाने लायक इतना कि वो कट ऑफ वगैरह को क्लियर कर ले, उतना तो मैथ्स वो कर ही सकता है। तो मैथ्स से फालतू का मत डरो। और उसके बाद अगर बहुत डर लगता भी है तो कुछ ऐसे एग्जाम है जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर है, उसमें तो मैथ्स आता भी नहीं है, तो ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप मैथ्स का बहाना बना करके एग्जाम का प्रिपरेशन रोकना चाहते हो, तो फिर आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा मत करो। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज क्या रिक्वायर्ड होती है, तो देखो टाइपिंग मांगता है किसी किसी पोस्ट में, किसी में नहीं मांगता। तो टाइपिंग का जहां तक बात है, पहले टियर 1, टियर 2, टियर 3 ये सब क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका टाइपिंग वाला स्टेज आता है। तो इतना सारा टाइम जब आप टियर 3 तक क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद इतना बीच में टाइम मिलता है, उस टाइम में कोई भी इंसान बेसिक जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो सीख सकता है। रही बात जो पावर पॉइंट ये सब वगैरह मांगता है, वो सब आपको इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन, नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे सीखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर लोग बोलेंगे कि यार
एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है और हमने तो जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, वीडियो भी हम अभी मोबाइल पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चलाया तो आपके घर में अगर कंप्यूटर नहीं है तो हो सकता है आपके किसी भाई बंधु, किसी अड़ोसी पड़ोसी, किसी के पास कंप्यूटर हो, वहां जाकर के 1 घंटा बैठ जाओ और उसको बोल दो कि भाई मुझे बस माउस कैसे, ये जो माउस ऐसे ऐसे मैं करके घुमा रहा हूँ, बस उससे बोलना कि माउस कैसे चलाते हैं वो मुझे सिखा दे, बस उतना सीख जाओगे, उतना ही जरूरत होता है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। उससे ज्यादा कोई कंप्यूटर नॉलेज का रिक्वायर्ड नहीं होता। ज्यादातर एग्जाम में कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगता, ये भी लोगों को डर बैठा रहता है कि 1 साल का 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा, ये सब फालतू की चीजें कुछ नहीं मांगता। बस आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, वो सब इंस्टीट्यूट वगैरह में ऑनलाइन यूट्यूब हर जगह पे मिल जाता है, बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना। आगे अगर यार 3 स्टेज निकाल लोगे आप रिटेन का, इतना सारा कंपटीशन को बीट करके इतना छोटा सा चीज के लिए आपका सिलेक्शन रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को जो डाउट रहता है कि यार इंग्लिश मीडियम को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है या फिर कुछ को रहता है कि हिंदी मीडियम वालों को एडवांटेज मिलता है स्टेट वाले एग्जाम्स में। तो देखिए किसी को कोई एडवांटेज वाला बात नहीं है, बस डिपेंड करता है कि मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। अब जहां तक मेजर जो एग्जाम्स की बात है, यानी कि एसएससी, बैंक, ये सब का बात है, तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अच्छा खासा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, और अगर मटेरियल अवेलेबल है तो आप आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए इंग्लिश मीडियम वाला कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो इंग्लिश में एकदम शेक्सपियर की औलाद हो, ठीक है। हर किसी को इंग्लिश आकर के पढ़नी ही पड़ती है यहाँ पर, ठीक। अब किसी को थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ती है, किसी को थोड़ी कम पढ़नी पड़ती है, तो आप तो ये लॉजिक किसी भी कहीं पे भी लगाया जा सकता है कि किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। अब एक सब्जेक्ट तो हर किसी का अच्छा होता ही होता है, कोई तो ऐसा बेवकूफ होता नहीं कि जिसका चारों का चारों सब्जेक्ट मरा हुआ हो। तो ऐसा फालतू का चीज सोच करके आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, बस मटेरियल अवेलेबल है, 6 महीना 8 महीना का टाइम दो, उसको अच्छे से पढ़ो और एग्जाम को क्रैक करो, इसके पीछे मत भागो, ठीक। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसका उनको डाउट होता है। अब ये सही तरीका क्या होता है, जरा ये कोई मुझे बता दे। कोई भी चीज पढ़ने का मैथ्स में क्या तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़े, हाँ ठीक है, फॉर्मूला पढ़े, हाँ ठीक है, ट्रिक पढ़े, हाँ ट्रिक वगैरह अगर कुछ है तो पढ़ लिया, ट्रिक नहीं है तो नहीं है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, खत्म बात। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने का यही तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़े, फॉर्मूला पढ़े, प्रैक्टिस किया, खत्म हो गया। उसके बाद जीके पढ़ने का क्या तरीका है, अरे बुक उठाओ रट्टा मारो, बुक उठाओ रट्टा मारो, नोट्स बनाओ रट्टा मारो, नोट्स बनाओ रट्टा मारो, यही तो है। यहाँ पर आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश में क्या है, ग्रामर के रूल समझे, अप्लाई किया, रूल समझे, अप्लाई किया, रूल समझे, क्वेश्चन बनाए, रूल समझे, क्वेश्चन बनाए, बस यही तो काम करना है। अब इसमें राइट वे रॉन्ग वे क्या होता है कि नहीं है उल्टा लटक के पढ़ेंगे पेड़ से तो अच्छा पढ़ाई होगी, ये सब चीजें तो होती नहीं है। 4 घंटे पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, 10 घंटे पढ़ेंगे तब अच्छी पढ़ाई होगी, ये सब बेवकूफी वाली बात है। बचपन से लेकर के अभी तक इतनी बार पढ़ते आए हैं, वैसे ही पढ़ना है, कुछ भी इसमें आसमान से उठ के तारे सितारे नहीं आते यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, ठीक। कुछ भी अलग नहीं होता, बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आता, बोलते हैं कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, सब कुछ मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आता। तो देखिए उसके लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा सॉल्व करने चाहिए। जितना आप सॉल्व करोगे, इसमें मार्क्स आए चाहे नहीं आए, धीरे धीरे करके आपका मार्क्स आने भी लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे टाइमर लगा के एकदम टाइम में बैठ करके, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इसी से बिल्ड होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लीजिए। फिर एक अच्छा खासा डाउट ये भी है कि इंजीनियर्स जो है डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स हैं इसके अंदर, इस प्रिपरेशन के अंदर हर जगह घुस चुके हैं, ये लोग अपना काम क्यों नहीं करते, यहाँ क्यों आ जाते। देखिए मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि, लेकिन मैं ये भी आपको आपके अंदर से मिथ तोड़ना चाहूँगा कि आप लोग जो समझते हैं कि मैथ्स उनका बहुत ही अच्छा होता है, ये सबका अच्छा नहीं होता, ठीक। हर साल जो है अच्छे खासे 10-12 लाख लोग निकलते हैं एग्जाम दे करके, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर किसी का मैथ्स अच्छा होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंजीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो 1.5 करोड़ का पैकेज लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे होते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर कोई यहाँ पर से जीनियस ही निकल के आता है, सब आपके और हमारे जैसे लोग ही हैं। आप जिस चीज से बने हुए वो भी उसी से बने हुए हैं, ठीक। देखिए मैथ्स अच्छा होने का रीजन बस थोड़ा सा यही है कि वो बचपन से लेकर के और बीटेक की पढ़ाई तक हर टाइम उनका मैथ्स से कनेक्शन जुड़ा रहता है, लेकिन वो मैथ्स वो वाला मैथ्स नहीं होता जो एग्जाम से पूछा जाता है, सीजीएल वगैरह में या उधर बैंकिंग पूछा जाता है, वो थोड़ा अलग लेवल तरह का होता है, ठीक है। वो 10th वाला होता है, 10th वाला दोबारा से कोई नहीं पढ़ता, तो उन सबको भी पढ़ना ही पड़ता है। और सिर्फ मैथ्स अच्छा होने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, केवल मैथ्स तो आता नहीं है, दूसरी चीजें भी आती है। जनरल अवेयरनेस से उनका कनेक्शन बहुत पहले टूट चुका था। अगर आप ये लॉजिक लगाओगे तो जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है उसको तो इंग्लिश में पूरा 50 में से 50 नंबर आने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है? क्या बिना पढ़े उनका ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप ये सब फालतू की चीजें, मिथ्स, ये सब है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट अच्छा होने से कुछ नहीं होता, और वो भी एक सब्जेक्ट सबका अच्छा नहीं होता, कुछ गिने चुने होते, सिलेक्टेड होते, उनका अच्छा होता है। तो उस तरह से जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं उनका इंग्लिश भी अच्छा होता है, जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनका पॉलिटिक्स भी अच्छा होगा, तो वो उनको जनरल अवेयरनेस में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से सबको हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। आपका जो भी स्ट्रीम है आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं एग्जाम में, वो सब क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं। एक और डाउट ये भी होता है कि मेरा बोर्ड में परफॉर्मेंस बहुत खराब था, मेरा बोर्ड में 50%, 7% ऐसे नंबर थे, तो क्या मेरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
कोई भी एग्जाम में अगर आपका क्राइटेरिया नहीं लगाया गया, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहता है ज़्यादातर एग्जाम में कि आप पास होने चाहिए, बस उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। यानी कि वो समझते हैं कि आगे चल करके हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया हो, तो जो 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बस उन पे फोकस करिए। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ जीके पढ़ेंगे या सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, जीके पढ़ते रह जाते हैं या मैथ्स पढ़ते रह जाते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ जीके ही सिलेबस का पार्ट है, जबकि बाद में आप देखिएगा, पता करिएगा तो पता चलेगा कि या तो ये 1/4 ही है या तो बहुत कम इसका वेटेज है। तो वेटेज के हिसाब से पढ़िए, बहुत ज़्यादा ध्यान एक सब्जेक्ट को, सिंगल सब्जेक्ट को मत दे दीजिए, सबको उतना ही ध्यान दीजिए जितना वो मार्क्स कैरी करता है, उसी हिसाब से ध्यान दीजिए। उसके बाद सीजनल प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमेशा अपना बेस्ट कोशिश करिए कि आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाने से बचिए कि मैं 5 साल तक तो तैयारी करूंगा, 5 साल के बाद देखा जाएगा कि जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसी बिल्कुल गलत बात है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अपना कोशिश करिए कि पहला अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। पहला अटेम्प्ट अपना पूरी कोशिश करिए, ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी है, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। उसको कैजुअली मत दीजिए, कैजुअल अटेम्प्ट लेकर के मत जाइए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हिट होने लगता है। इसलिए पहला अटेम्प्ट जो है आप मेक श्योर करिए कि एकदम अच्छा अपना परफॉर्मेंस दीजिए। 5 साल का योजना मत बनाइए, 1-2 साल में आराम से जॉब वगैरह ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद रिसर्च करने मत बैठ जाइए, नया कुछ आया, नया कुछ देखे तो उसके अंदर घुस गए, विकिपीडिया में घुस के आर्टिकल पढ़ रहे, ये सब काम करने से बचिए। जितना पढ़ने का जरूरत है उतना ही पढ़िए। अगर रट्टा मारने से काम हो जाता है तो रट्टा मार के निकल जाइए, वहां पर समझ के आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कि ये जो इंसान है इसने पॉलिटी में बहुत अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 बहुत अच्छा से समझा हुआ है, तो इसको हम एक स्पेशल पुरस्कार देंगे जॉब मिलने के बाद। सबको जॉब ही मिलेगी, किसी को एक्स्ट्रा पुरस्कार, कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए रिसर्च मत करिए, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही काम करिए। उसके बाद फाइनली एक लास्ट डाउट है कि अगर किसी के पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत कम है मतलब कि वो किसी रीजन की वजह से एक साल के बाद जॉब का जो है तैयारी वगैरह नहीं कर सकता, उसके पास 1 साल 1.5 साल ही है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर हो सकता है उसका एज खत्म हो गया हो, तो ऐसे में क्या करिए कि आप सीधा सीधा आंख मूंद करके बैंक जॉब्स की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। SSC वगैरह में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और इस तरह के अगर कोई दूसरे जॉब्स आपको मिल सकते हैं जिसमें टाइम कम लगता है तो उसमें जाइए, लेकिन बैंक की तरफ आपको जाना चाहिए और सारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। लेकिन हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो अटेम्प्ट है वो बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी कि इस केस में जब आपके पास टाइम कम है, आपका एज खत्म हो रहा है, तो आपका हो सकता है ये लास्ट अटेम्प्ट हो, लेकिन मेक श्योर करिए कि जो लास्ट अटेम्प्ट है आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो। आपको पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करके ही जाना है, ठीक है। वीडियो में जो डाउट्स मैंने बताए थे, हो सकता है आपको और भी कुछ डाउट्स आया हो, तो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर SSC रिलेटेड जॉब्स की लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश।